पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियां। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां बता दिया गया था। समस्त विधियों के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा कर लिया था। आज एक नई क्लास है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य गुण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य गुण। सामान्य गुण के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग जानते हैं क्या क्या अध्ययन किया जाता है, किन किन चीजों के बारे में जाना जाता है। सबसे पहले तो जाना जाता है कि वो किस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा चीजें जानी जाती है कि किसमें घुलनशील है, किसमें अघुलनशील है। और तीसरी चीजें जाना जाता है क्या आप लोगों को कि उसका अणुभार क्या होता है ना। जब इन सब चीजों के बारे में, उसकी गंध कैसे होती है, उनका क्वथनांक कैसे होता है, जब इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे कौन सा प्रॉपर्टी कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण के बारे में भी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य, अगर मैं कहूं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य की बात किया जाए तो प्रथम 3 सदस्य कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका कौन सा? फार्मिक अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा। दूसरा कौन सा होगा आपका? बोलो। एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा। और तीसरा कौन सा होगा आपका? तीसरा कौन सा होगा आपका? प्रोपेनोइक अम्ल होगा। प्रथम 3 सदस्य मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 3 सदस्य जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं और तीखी गंध के होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? रंगहीन तीखी गंध के, रंगहीन तीखी गंध के क्या है? ये सभी द्रव है। प्रथम 3 सदस्य। फार्मिक अम्ल की बात किया जाए तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOS। एसिटिक अम्ल की बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COS। प्रोपेनोइक अम्ल की बात किया जाए तो फार्मूला होता है C2H5COS। ये सभी क्या होते हैं? रंगहीन तीखी गंध के द्रव होते हैं। उसके बाद के सदस्य कहां से? ब्यूटेरिक अम्ल की बात किया जाए, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल कौन सा आपका? ब्यूटेरिक अम्ल का मतलब क्या? C3H7COH से लेकर नोनोइक अम्ल, कौन सा? नोनोइक अम्ल, नोनोइक अम्ल। नोनोइक अम्ल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? CH17COOH। ये सभी इतने सदस्य ब्यूटेरिक अम्ल से न्यूनोइक अम्ल के सदस्य क्या होते हैं? ये तेल जैसे द्रव होते हैं। क्या होते हैं? तेल जैसे द्रव होते हैं जिसमें से मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। कैसी आती है? मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। और इससे उच्च सदस्य क्या होते हैं भैया? ठोस होते हैं। इससे उच्च सदस्य क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को बताया गया इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, किस अवस्था में कौन कौन सा पाया जाता है। यहाँ पर कोई विशेष पर्टिकुलर कोई एक फार्मिक अम्ल की चर्चा, एक अम्ल की चर्चा नहीं की जा रही है, समस्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की चर्चा की जा रही है। समस्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की चर्चा की जा रही है। जिसमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है उनकी समस्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में हम जान रहे हैं। तो हमने बताया क्या कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य कौन कौन से? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। प्रथम 3 सदस्य क्या होते हैं? रंगहीन तीखी गंध के द्रव होते हैं। जबकि ब्यूटेरिक अम्ल और नोनोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनोइक अम्ल की क्या होते हैं? मक्खन जैसी दुर्गंध के तेल जैसे द्रव होते हैं, तेल जैसे द्रव होते हैं। और इससे उच्च सदस्य क्या होते हैं भैया? क्या होते हैं इससे उच्च सदस्य? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो जल में विलीय है। ये क्या है?
जल में विलीय है, इनकी बात किया जाए, कौन कौन सा, फार्मिक अम्ल की बात किया जाए, एसिटिक अम्ल की बात किया जाए और प्रोपेनोइक अम्ल की बात किया जाए, ये तीनों जल में अविलीय हैं। लेकिन यहीं पर मैं बता दूं कि जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ध्यान से समझिएगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलीयता, जल में विलीयता, जल में विलीयता, विलीयता क्या होती जाती है भैया, घटती जाती है। जल में विलीयता क्या होती है, घटती जाती है। एक एसिड होता है, इसमें एक चीज और होता है, ध्यान दीजिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में चर्चा किया जाए तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया है, दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहा जाता है, जब दो अणुओं के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, दो अणुओं के बीच में बनता है उसे अंतराणु, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और जब एक अणु के भीतर ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, मतलब कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। जैसे देखिए किस तरीके से बनता है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना में बना रहा हूँ, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना में यहाँ पर बना रहा हूँ, और उसी के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना करके दूसरा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना। देखो आर है, बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच। एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, और एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आर है, बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड एच और डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर क्या होता है जानते हैं, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ, समझ पा रहे ना, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक बार मैं यहाँ और विस्तार से, मतलब इसको थोड़ा सा बड़े में बना दूंगा, बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आपका ये है, आर है, बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड ओ, है ना, आर सी ओ ओ एच। इसका फुल स्ट्रक्चर है कि नहीं, पूरा का पूरा। इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूलर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरा अणु ये है, आर है, बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ और बॉन्ड ओ और बॉन्ड ओ, बॉन्ड एस। देख रहे हैं ना, अब क्या कर रहा है, ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। ये क्या करता है, दोनों डॉटेड लाइन के द्वारा एक क्षीण ध्रुवीय बांड का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, प्रबल धन विद्युतीय तत्व, दोनों के बीच में डॉटेड लाइन के द्वारा एक क्षीण बंध का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। क्या उनका बॉन्ड है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब कि अणुओं के अंतर पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, एक साइकिल का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात? तो अभी तक आप लोगों को इतना बताया गया, क्या क्या बताया गया आप लोगों को। सबसे पहले कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य कौन कौन से, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होते हैं, रंगहीन, तीखी गंध के द्रव होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसकी तीखी गंध आप लोगों को एसिटिक अम्ल से आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जिसे सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है वो 8 से 10% प्योर होता है, बस 8% से 10% तक प्योर होता है, बस वो सोच लीजिए। और इतना तीखा होता है वो, इतना तीखा होता है। और 100% प्योर हो जाएगा तो उसमें संचरण की प्रकृति हो जाएगी, मतलब गलाने की क्षमता आ जाएगी, है ना। तो तीखी गंध के द्रव होते हैं, रंगीन होते हैं, तीखी गंध के द्रव होते हैं। और फिर उसके बाद बताया गया, उसके बाद हमने बताया कि ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनोइक अम्ल तक के द्रव, ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनोइक अम्ल तक के सदस्य क्या होते हैं, वसा जैसे द्रव होते हैं, वसा, तेल या वसा जैसे द्रव होते हैं। और इसमें मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। किस तरीके से, मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। और हमने बताया इसके उच्च सदस्य क्या होते हैं भैया, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उच्च सदस्य क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी बात करते हैं, जल में विलेयता की बात करते हैं, तो ये तीनों कौन कौन से,
फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल क्या है, जल में विलीय होते हैं। जबकि जैसे जैसे इनका अनुभार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनका अनुभार बढ़ता जाता है, इनकी जल में विलीयता क्या होती जाती है, घटती जाती है। जल में विलीयता घटती जाती है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको बताएं, हमने बताया था पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल के बारे में चर्चा किया था, जो कि एक प्रकार का तेल ही है वो बेटा। पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल तेल और वसा है। अब तेल या वसा क्या जल में घुलता है, नहीं घुलता है, लेकिन एस्टिक अम्ल क्या होता है, सिरका घुल जाता है। तो अनुभार उसका ज्यादा है, C17 35 COH है ना, अनुभार बहुत ज्यादा है। अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसी तरीके से अनुभार में बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। और हमने बताया कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की में एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी हमने दिखाया कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को लिया जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और एक साइकिल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है ना, एक साइकिल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को लिख लीजिए भौतिक गुण में। तो लिखिए भौतिक गुण के अंतर्गत फर्स्ट नंबर लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य, प्रथम 3 सदस्य फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव है। अगला नंबर लिखें, ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनोइक अम्ल तक के सदस्य। अंशुत लिख लीजिएगा, ब्यूटेरिक अम्ल का कितना होगा, C3H7COH, C3H7COH। ब्यूटेरिक अम्ल से लेकर के नोनोइक अम्ल तक के सदस्य तेल जैसे द्रव हैं। तेल जैसे द्रव है, जिसमें से कैसी गंध आती है, मक्खन जैसी गंध आती है। और इससे उच्चतम सदस्य क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं। अगला नंबर लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, 4 सदस्य लिखिएगा, प्रथम 4 सदस्य जल में विलीय हैं। और इनकी विलीयता
बढ़ने के साथ साथ अनुभार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। किंतु ईथर व एल्कोहल में ये पूर्ण विलेय हैं। ईथर व एल्कोहल में ये पूर्ण विलेय हैं। अगर इनके हम क्वथनांक की चर्चा करें, क्वथनांक क्या होता है, तो हमने बताया इनका क्वथनांक क्या होता है, सामान्य एल्कोहलों से थोड़ा सा ऊंचा होता है, लेकिन अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक का मतलब आप लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस ताप पर वो द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था था गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उसका क्या कहते हैं हम, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बीपी कहा जाता है ना। तो इनका क्वथनांक क्या होता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक बढ़ता जाता है। लेकिन एल्कोहलों से या ईथरों से, एल्कोहल और ईथर से इनका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। एक सदस्य की मैं चर्चा आप थोड़ा सा कर रहा हूं, मेरे दिमाग में आया है, मैं बता देता हूं। फार्मिक अम्ल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा। फार्मिक अम्ल बताइए। हाँ, वेरी गुड बेटा। ये पाया कहाँ जाता है, ये मेनली होता है लाल चींटियों में, लाल चींटियों, बर्रे, मधुमक्खी, इन सब के डंक मारने से या काटने से जब हमारी त्वचा में जलन या दर्द का अनुभव होता है, जो हमारी त्वचा में जलन या दर्द का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है, फार्मिक अम्ल के कारण होता है। इनके डंक में ही होता है। बिच्छू, घास के बिच्छू जो नहीं होते, बिच्छू, इन सब चीजों के डंक मारने से, इन सब चीजों के डंक मारने से या काटने से जो हमारी त्वचा के नीचे जलन या दर्द का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है, फार्मिक अम्ल के कारण होता है, फार्मिक एसिड के कारण ही होता है। समझ पा रहे ना। और एक चीज बता दें, मधुमक्खी या कोई भी डंक मारने वाले, जैसे बर्रे हुई, मधुमक्खी हुई, जो अपना ये डंक मारते हैं, अपना पूरा का पूरा एब्डोमिनल पोर्शन का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तक आपकी त्वचा पर छोड़ जाते हैं, और एक बार डंक मारने के बाद वो खुद ही मर जाते हैं। उड़ भले जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, एकदम फिक्स है। क्योंकि उनका डंक जो होता है हुकनुमा होता है, इस तरीके से हुकनुमा होता है। जब डंक मारते हैं और जैसे उड़ने का प्रयास करते हैं तो हुक हमारी त्वचा में और फंस जाता है, और उड़ते हैं इतना तेजी से उड़ देते हैं कि पूरा पूरा पीछे वाला पोर्शन उनका टूट करके उखड़ जाता है और वही हमारी त्वचा पर रह जाता है ना, इसलिए वो खुद मर जाते हैं। इसको जानते रहिएगा। चलिए ठीक है, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में जानिए क्या है। लेकिन बिच्छू के बारे में ऐसा नहीं होता, बिच्छू नहीं होता है। क्या लिखे, क्या लिखे, हाँ जी, इथर एल्कोहल में पूर्ण विलेय। अगला नंबर लिखे, इनका क्वथनांक, एल्कोहल और ईथरों से उच्च होता है, ईथरों से उच्च होता है, किंतु अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इनका क्वथनांक बढ़ता जाता है।
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, अगला नंबर है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणु, यही जो हमने बताया था। आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बांड बनाते हैं और एक हाइड्रोजन बांड बनाते हैं और एक चक्रीय संरचना निर्मित कर लेते हैं। और एक चक्रीय संरचना निर्मित कर लेते हैं। समझ गए? इसको बना लीजिए, या तो इसको बना लीजिए, जल्दी बनाइए। ये तो था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब पढ़ना आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में जानना है आप लोगों को। तो रासायनिक गुण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम एक उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं, फिर उसमें बताते हैं कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं इसकी। तो लिखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के समान गुण लिखे ही है ऊपर, तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अगर मैं बात करता हूं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आपका यही होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड HO बॉन्ड H, यही होगा कि नहीं होगा? इसकी क्रियाओं को हम कुल मिलाकर के 5 प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये 5 प्रकार से क्रिया कर सकता है। सबसे पहला कौन सा? आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। ये जब किसी के साथ अभिक्रिया करता है, ये किसी के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए आपका यही है, जैसे मैं लिखता हूं RCOOH, तो आपको पता होना चाहिए आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड भी होता है, बनाता है कि आपका RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसके साथ अभिक्रिया, समझ पा रहे ना? तो RCOH में H जब विस्थापित होता है, क्या विस्थापित होता है? H विस्थापित होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि H विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपका एल्किल ग्रुप, तो प्राप्त हो जाएगा आपका RCOOR, इसका एस्टर। इसे क्या कहते हैं? एस्टर कहा जाता है ना? समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या, जब क्या विस्थापित हो आपका हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो, मतलब यहां पर लिखेंगे क्या हम, फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं, या यहां पर लिखेंगे कार्बोक्सिल समूह की फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे हम? कौन सी अभिक्रिया? कार्बोक्सिल समूह की आयनीय कौन सा? हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं है कि नहीं? एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल समूह। हाइड्रॉक्सिल समूह की बात किया जाए तो आपका ये हाइड्रॉक्सिल समूह है, OH है कि नहीं? ये है ना? तो दूसरा किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया। कौन किसके साथ अभिक्रिया? हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया। एक अभिक्रिया में करके दिखाता हूं अभी, उसके बाद ढेर सारी अभिक्रियाएं बताई जाएंगी। हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया, हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ की अभिक्रिया दिखाऊं। जैसे क्या है आपका RCOOH है और OH को यहां से विस्थापित कर दिया जाए X के द्वारा, या विस्थापित कर दिया जाए NH2 के द्वारा। जब X के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो RCOX प्राप्त होता है, जिसे
अम्ल हाइलाइट बोलते हैं, बोला जाता ना। तो क्या विस्थापित हुआ, OH निकला ना, तो OH के साथ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना। और फिर क्या हो जाए, अगर यहाँ से OH को विस्थापित कर दिया जाए NH2 के द्वारा, तो प्राप्त हो जाएगा आपका क्या, RCONH2, जिसे क्या बोलते हैं, अम्ल एमाइड। दो क्रियाएं हो गई। पहला कौन सा, कार्बोक्सिल समूह का H, और दूसरा हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह के साथ क्रिया। अगला, अगली क्रिया तीसरी कौन सी है, कार्बोनिल समूह की क्रिया, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। अब कहेंगे ये क्या है, तो कार्बोनिल समूह आपका यही तो है, यही तो है आपका कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया होगी कि यहाँ पर बांड टूटेगा तो कोई दूसरा परमाणु एटम्स आकर के इसके साथ में जुड़ेगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हाईली रिएक्टिव क्या हो जाता, क्यों हो जाता है, रिएक्टिव क्या हो जाता है कार्बोनिल समूह, क्योंकि यहाँ पर कौन से बांड पाए जाते हैं, कौन सा बांड पाया जाता है, डबल बांड पाया जाता है। और डबल बांड के अंतर्गत एक बांड कौन सा होता है, पाई बांड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बांड होता है। और पाई बांड ऐसा होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, वो किसी दूसरे एटम्स के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, आसानी से टूट जाता है, समझ आए ना। तो क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया होगी। और तीसरा कौन सा होगा आपका, संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की क्रिया। संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ये होगा कि नहीं होगा, इसके साथ क्रिया। चौथी क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह के साथ क्रिया। पांचवा, एक ग्रुप और बचा है, कौन सा, एल्किल ग्रुप, ये वाला बचा है कि नहीं, एल्किल समूह के साथ किया। एल्किल समूह के साथ क्रिया। तो समझिए आप लोग, हम इसको इतने भागों में विभाजित करके इनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह, तीसरा कार्बोनिल समूह, और चौथा कार्बोक्सिलिक समूह के साथ पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COH, और पांचवा कौन सा, एल्किल समूह के साथ। न समझ में आ रहा हो तो एक बार मैं इस तरीके से आपको बना के लिख देता हूँ। COH, पहला तो H विस्थापित हो, दूसरा क्या हो जाए आपका OH विस्थापित हो, तीसरा क्या हो जाए आपका CO विस्थापित, CO के साथ क्रिया, चौथा क्या हो जाए आपका पूरा का पूरा COH के साथ, और पांचवा क्या है एल्किल समूह के साथ। इस तरीके से सबके साथ हम अब क्रिया अध्ययन करेंगे, पूरा का पूरा विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला। इसके अंतर्गत सारी क्रियाओं के बारे में हम बता देंगे एक एक करके, है ना। इतना नोट कर लीजिए आप लोग।